हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग देख रहे हैं अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हुए हैं उनके सोल्यूशन। तो हम लोग 2016 के अभी तक 2 पार्ट में कवर किए हैं क्वेश्चंस को। आज का हमारा जो पार्ट है वो पार्ट थर्ड है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 2016 का पेपर है। अब इसके पहले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दें कि वो दोनों वीडियोस आपको कैसे लगे। और देखिए, ये 2017 का पेपर हम सॉल्व करेंगे, 16 का सॉल्व करेंगे, फिर 17, फिर 18, इस तरीके से पर ईयर जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, पर ईयर जो प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन हम उसको कई पार्ट में सॉल्व करेंगे ताकि आराम से हमारा एक एक कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज वो अच्छे से हम डिटेल में पढ़ते रहें। ठीक है, उसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये हमारा जो सत्यम क्लासेस के नाम से एक ऐप लॉन्च हो चुका है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको बहुत सारे पेड कोर्स मिल जाएंगे जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेड कोर्स हैं, वो 1 मई से लॉन्च हो जाएगा। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पेड कोर्स है वो कब लॉन्च होगा? 1 मई को लॉन्च हो जाएगा। और इसके बाद बहुत सारे कोर्सेज जो हमारे सेमेस्टर के हैं वो सारे भी आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। और उसके साथ साथ जितने भी टीचिंग से हम कह सकते हैं कि रिलेटेड एग्जाम होंगे, चाहे वो टेट लेवल के हों, सुपर टेट हो या सीटेट हो, जो भी आप मतलब आप एग्जाम देते हैं तो वो सारे एग्जाम के कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस ऐप को अपने में मोबाइल में डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। और साथ में ही जो बच्चे आप कह सकते हैं कि आपके साथ ही रहे होंगे, अगर किसी बच्चे का बैक लगा हो, आप उनको जानते हो, तो आप उनको इस ऐप के बारे में बताइएगा। हम सारे सब्जेक्ट के साथ साथ एक एक सब्जेक्ट का भी हम पेड कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैथ में बैक लग गया है तो उनको हम लोग एक सब्जेक्ट का भी पेड कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए, हम लोग अभी तक 11 क्वेश्चन जो थे हम लोगों के ऑप्शनल वाले वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम 12वां क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कर्नाटक में कैगा एक जगह है, वहां पर कैगा, ठीक है, कैगा में स्थित है। जब कर्नाटक में आप देखेंगे कैगा, इसको आप सर्च करेंगे कहीं पे तो देखिएगा ये कैगा जो है कर्नाटक में एक गांव है। ठीक है, तो उस गांव में परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। आप इसको अपने यूट्यूब के ऊपर जा करके वहां पे भी आपको मिल जाएगा, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, तो इसके बारे में आप इससे ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी, या उसको जो आपके कह सकते हैं कि पेपर में लिखा रहेगा वो ब इस तरीके से लिखा रहेगा। मैं इसको बहुत डिटेल, देखिए डिटेल में ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब मैं इसका एक एक क्लास लेती रहूं, तो भी मैं आपको इसके बारे में बताती रहूंगी। लेकिन अभी सिंपली बस इतना जानिए कि जो कर्नाटक का ये जो स्थान है वहां पर ये कैगा जो जगह है, कैगा में क्या किया गया है, वहां पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि परमाणु ऊर्जा केंद्र का तो मतलब आप लोग समझते ही होंगे क्या होता है। ठीक, यह उत्तर कन्नड़, जब आप जाएंगे कर्नाटक में तो उत्तर कन्नड़ वहां पे एक जिला है। कौन सा जिला है? उत्तर कन्नड़। उत्तर कन्नड़ नाम से एक जिला मिलेगा, उस जिला के अंदर ही ये गांव है कैगा। और वहां पे 2011 की जब जनगणना की गई थी तो वहां पे जो गांव की आबादी थी वो 238 ही थी, बहुत कम ये आबादी है। तो वहां पर भारत के परमाणु ऊर्जा निगम के द्वारा ये स्थापित किया गया है परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारत में डाक प्रणाली, यानी कि भारत के अंदर डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। ठीक, तो ये डाक प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। डाक प्रणाली आप लोग समझ रहे होंगे कि लेटर जो होता है, जो पत्र हम लोग पोस्ट करते हैं, उसके बारे में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए जो डाक प्रणाली है ना, इसके बारे में अगर आप देखें तो अगर हम ऑप्शंस को पढ़े, देखिए ये दे रहा है 1766, 1866, 1869 और 1957। तो अगर हम एक तरीके से देखें ना, इसका ओवरव्यू करें तो ये पूरा आंसर ही गलत है। ठीक है, यानी कि ये जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे ऑप्शन गलत हैं।
ठीक। लेकिन हमारे जो पीएनपी है ना, तो उसका यही सिस्टम है कि वो इसी तरीके का काम करता है। कभी आंसर, वो आपसे आंसर तो सही मांगेगा लेकिन खुद ही ऑप्शन वो गलत देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में जो डाक प्रणाली अगर हम देखें तो प्रथम डाक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय 1766 में एक हमारे यहाँ वायसराय थे, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। तो सबसे पहले भारत में डाक व्यवस्था स्थापित करने का जो श्रेय है वो 1766 में लॉर्ड क्लाइव को जाता है। लेकिन फिर समय आगे आता है, 1774 का समय आता है। 1774 में कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में क्या होता है कि प्रथम डाकघर का स्थापना होता है। प्रथम डाकघर का स्थापना होता है। ठीक है, घर का स्थापना होता है। इसके बाद 1793 में बंबई में स्थापित होता है। 1854 का जो समय होता है, 1854 का जो समय होता है, 1854 में भारत में पोस्ट ऑफिस को पहली बार 1 अक्टूबर 1854 को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 1854 में क्या होता है, 1854 में देखिए यहाँ तक अभी तक क्या था कि ये लागू तो हो रहा था, डाक व्यवस्था स्थापित तो की जा रही थी, लेकिन इसको उच्च स्तर पे नहीं व्यवस्था दिया गया, उच्च स्तर पे इसको घोषित नहीं किया गया। लेकिन 1854 में पहली बार इसको क्या किया गया, 1854 में पहली बार राष्ट्रीय महत्व के पृथक रूप से मान्यता मिली। ठीक है, मान्यता मिली, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के रूप से इसको पहली बार मान्यता कब मिली, 1854 में मिली। तो देखिए ये भी हमारे 1854 में नहीं है, ऑप्शन कोई 1854 में नहीं है। और इसके बाद आप देखेंगे कि 1863 में क्या हुआ था कि डाक सेवा, रेल डाक सेवा स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक, रेल डाक सेवा स्थापित कर दी गई थी। लेकिन अगर हम बताएं तो ये ऑप्शन जो पीएनपी के द्वारा मान्य किया गया था, ये 1866 मान्य किया गया था, जो कि गलत है। ठीक है, 1863 में रेल व्यवस्था हमारी स्थापित हो चुकी थी। लेकिन अगर हम ऑप्शन से मिलाए तो यहाँ पे देखिए एक हमें ऑप्शन मिल रहा है 1766 वाला। 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने इसको भारत में पहली बार क्या किया था, प्रारंभ किया था। तो अगर हम खुद के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा आंसर कौन सा सही होना चाहिए, 1766 सही होना चाहिए। तो इस तरीके से जो 13वां क्वेश्चन है, 13वें का आंसर कौन सा सही होगा, ए सही होगा, या उसको हम क्या कह सकते हैं, अ कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पीएनपी पेपर करवाती है ना, पीएनपी बहुत सारे ऑप्शंस गलत रखती है। जैसे अभी हम उसी दिन आप लोगों को बताया था, जब हम पेपर सॉल्व करवा रहे थे तो पहला ही क्वेश्चन जो था बाबर से कुछ रिलेटेड था कि बाबरनामा या कुछ ऐसे करके था, तो वो भी गलत ऑप्शन रखा गया था। बट कोई बात नहीं। देखिए ये 13वें का क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, या उसको हम अ कह सकते हैं। ठीक है, देखिए 14वां क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, आप कभी देखे होंगे, आप जब नेट यूज करते होंगे तो कोई अगर आपको वेबसाइट खोजना होता होगा तो आप www.com ऐसे करके खोजते हैं। ठीक है, तो ये www का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यानी कि देखिए क्या हम बोले हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये www का फुल फॉर्म है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वाइल्ड वेब विंडोज, तो ये गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट दिया हुआ है वेल, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन सी वाला ऑप्शन आप देखिए तो सी में दिया है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस तरीके से हमारा जो 14वां क्वेश्चन है, 14वें का आंसर कौन सा सही होगा, 14वें का आंसर सही हो जाएगा स, या इसको हम कह सकते हैं सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेंज कहते हैं। ठीक, रेंज क्या है ये किसी को पता है, आप हमको कमेंट करके बताइए किसी को पता हो तो। किसी को पता है रेंज किसे कहते हैं, चलिए हम बताते हैं। देखिए रेंज जो होता है ये पर्वतों के श्रेणी को कहते हैं। किसको कहते हैं, पर्वतों की श्रेणी को कहते हैं। जब आप पर्वत को देखेंगे, देखिए रेंज जो होता है ये
अगर हम बताएं तो ये रेंच जो होता है ये एक तरह का पशु होता है। ठीक है, रेंच जो होता है वो एक तरह का पशु होता है। लेकिन हम आपके राजन के बुक में और कई जगह हम देखें जहाँ पे पर्वतों की श्रेणी दे रहा था। और भी मतलब अगर आपको इसका आंसर अगर पता होगा तो आप हमको एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि रेंच किसे कहते हैं, ताकि मैं इसको और भी जगह पे खोज करके फिर मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। लेकिन जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है तो वहां पे पर्वतों की श्रेणी ही दिया गया है। ठीक है, मैं इसको और भी जगह सर्च की जहां पे इसको बताया जा रहा था कि ये एक तरह का दायरा होता है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपके बुक के अकॉर्डिंग, तो इसमें आंसर जो होगा पर्वतों की श्रेणी होगा। लेकिन अगर किसी को आंसर पता होगा तो प्लीज वो हमको कमेंट बॉक्स में बता देगा, ताकि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको सही कर दूं। ठीक, चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र। ठीक है, केंद्र का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किससे रिलेटेड है ये, यानी कि ऐसा कौन सा केंद्र अणुओं की शक्ति के लिए बनाया गया और उसका स्थापना कब किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, आप लोग डॉक्टर भाभा का नाम सुने होंगे। ठीक है, डॉक्टर भाभा का नाम सुने होंगे। डॉक्टर भाभा जो थे ये क्या करते हैं कि मार्च 1944 में ये संपर्क करते हैं, कह सकते हैं कि केंद्र में संपर्क करते हैं कि हमें अणु शक्ति संरक्षण केंद्र की स्थापना करनी चाहिए। बाद में बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं इसको लेकर के, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं केंद्र में, ये चीजें चलती रहती हैं कि हमें अपने देश में अणु शक्ति संरक्षण केंद्र की स्थापना करनी चाहिए। 1944 से लेकर के ये सारी बातें चलती आती हैं और एक समय आता है 1962 का। ठीक है, 1962 का, तो 1962 में ही अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले दो पशुओं के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे शीत नहीं लिखा है, शीतोष्ण लिखा है। शीतोष्ण मतलब क्या होता है, शीत और फिर क्या रहेगा, उष्ण, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पे ठंड भी पड़ती हो और गर्मी भी पड़ती हो। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र, जाहिर सी बात है कि हमारा उत्तर भारत अगर हम देखें तो यहाँ पे मौसम बदलता रहता है, यहाँ पे ठंडी भी पड़ेंगी और गर्मी भी पड़ेंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जंगली सुअर भी पाया जाता है। ठीक है, जंगली सुअर पाया जाता है, जंगली भैंसा पाया जाता है, या नॉर्मल जो हमारे यहाँ हम लोग पशुपालक के तौर पे जो हम पालते हैं जिन जानवरों को, उनको भी हम इन स्थानों पे लिख सकते हैं। जैसे हम कुत्ता लिख सकते हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ कुत्ता पाया जाता है, गाय पाया जाता है, घोड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो ये सारे जानवर कहाँ पाए जाएंगे, शीतोष्ण प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाएंगे। लेकिन सिर्फ दो पशुओं का नाम लिखने के लिए कहा है तो दो पशु आप लिख देंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बीटीसी में इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। और कभी कभी इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सोचते रह जाएंगे भैया लिखना क्या है, बता दो कोई लिखना क्या है, पूछते रह जाते हैं एक दूसरे से। ठीक, चलिए देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, जब हम लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे तो लघुत्तरी क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के कारण थे। ठीक है, पानीपत में बाबर की विजय के कारण थे। तो देखिए आप लोगों को याद होगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। कैसे पता हमें ये प्रथम युद्ध है पानीपत का, क्योंकि पानीपत के ही प्रथम युद्ध में बाबर जिंदा था। द्वितीय युद्ध होगा तो ये अकबर के समय में होता है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ये चीज आप लोग जानते हैं कि जब बाबर भारत आया तो वो अपने साथ तोपखाने के प्रशिक्षण को लेकर के आया था। ठीक है, यानी कि वो तोप का प्रयोग करना जान चुका था, वो अच्छी तरीके से तोपों का प्रयोग करना जान रहा था। ठीक है, और इन तोपों को किस पद्धति में लगाना है, ठीक है, किस पद्धति में लगाना है वो भी जानता था। और वो कौन सी पद्धति थी, तो वो थी तुगलमा पद्धति। ठीक है, तो इस पद्धति से वो क्या करता था, तोपों को सजाता था।
ठीक है। देखिए ये कौन सी पद्धति होती है, इसके बारे में तो मैंने बहुत नहीं पढ़ा, बस मैं इतना जानती हूँ कि क्या होता है कि आगे इस पद्धति में पहले आगे तोपों को लगाया जाता है, फिर सैनिक होते हैं, फिर तोपों को लगाया जाता है। तो इस तरीके से करके, इस तरीके से क्या होता है कि पूरी तरीके से ये तोपखाने को लगाया जाता है, पूरा तोपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तुगलमा पद्धति से क्या किया जाता था, तोपखाने को सजाया जाता था, तोपों को सजाया जाता था। दूसरी चीजें क्या थी इसके साथ, दूसरी जो सबसे बड़ी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसके जीतने का, वो था कि इसके पास कुशल सेना थी। दूसरा क्या था कि इसके पास कुशल सेना थी, कुशल सेना थी। ठीक है, देखिए तोपों का प्रयोग हो गया, कुशल सेना उनके पास थी। तीसरी चीज जो थी, ये सेना का प्रशासन, यानी कि सेनापति बहुत कुशल था, सेनापति बहुत कुशल था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जितने भी ये, चाहे तोपखाने का प्रयोग हो, चाहे सेना का महत्व हो, चाहे सेनापति का महत्व हो, तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, वहां पर इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए तो अकबर के बारे में इसमें पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता मतलब होता है कि धर्म में एकता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। ठीक है, तो पहला चीज आप जान लीजिए कि जो अकबर था ना, अकबर एक ऐसा राजा था कि जिसने बहुत चतुराई से राज्य किया। ठीक, मुगल साम्राज्य में ये एक ऐसा राजा हुआ जिसने बहुत चतुराई से राज्य किया। इसने तो सबसे पहले हिंदुओं को खुद में मिलाया। ठीक है, हिंदुओं को खुद में मिलाया। इस हिंदुओं को मिलाने के लिए इसने क्या किया कि इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कैसे संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, हिंदुओं के यहाँ विवाह करना स्टार्ट कर दिए, हिंदुओं को खुद में मिलाने लगे, और वैवाहिक संबंध के साथ साथ उनको, हिंदुओं को यानी कि मनसबदारी जो थी, वो अच्छी खासी मनसबदारी उनको देने लगे। इसको लिख दे रहे हैं हम, मनसबदारी उनको देने लगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, ये अकबर जो थे उसने क्या किया, दूसरे जो कह सकते हैं कि इसने एक अच्छे खासे तौर पे काम करने के लिए इसने इबादत खाना बनवाया। ठीक है, क्या किया, इबादत खाना बनवाया, इबादत खाना बनवाया, यानी कि ऐसा कह सकते हैं स्थान बनाया जहां पर सभी धर्म के गुरु इकट्ठा होकर के, धर्म गुरु इकट्ठा होकर के क्या करते थे, चर्चाएं करते थे, इकट्ठा होकर चर्चा करते थे। ठीक, और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट काम इसने किया था, इसने किया कि यहाँ पर जो इबादत खाना ये तो बनवाया ही बनवाया, साथ में इसने दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही नए धर्म की क्या की, स्थापना की। दीन ए इलाही नए धर्म की स्थापना की। और क्या इसने किया, तो इसने एक काम और विशेष तौर पे किया कि जो जजिया कर हम लोग देख रहे थे, जजिया कर जो गैर मुस्लिम से वसूला जाता था, खास करके हिंदुओं से वसूला जाता था, तो जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अकबर अपने साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से सारी प्रजा उनसे क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको कि धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए अकबर ने कौन कौन से काम किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि नूरजहां, मकबरा तथा कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ प्रकट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला चीज, नूरजहां के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, तो नूरजहां जो थी ये बहुत ही अधिक सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए इनको नूरजहां की उपाधि दी गई थी। नूरजहां का हम कह सकते हैं कि जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक तरीके से होता है विश्व सुंदरी। ठीक है, विश्व सुंदरी, या इसको हम कह सकते हैं कि दुनिया की रोशनी, दुनिया की रोशनी।
यानी कि इतनी खूबसूरत कि पूरी दुनिया में इनके जैसी कोई रोशनी या इनके जैसा कोई चमक नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा शब्द है मकबरा। मकबरा, तो मकबरा का जो मतलब होता है वो कब्र से संबंधित है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं कि विशाल कब्र। क्या लिख सकते हैं? विशाल कब्र। ठीक है, और कोहिनूर का क्या मतलब होता है? तो कोहिनूर जो है, ये कोहिनूर एक विश्व प्रसिद्ध हीरा है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध हीरा है। विश्व प्रसिद्ध बहुमूल्य हीरा। विश्व प्रसिद्ध बहुमूल्य हीरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 33वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के शासन प्रबंधन के विषय में लिखिए। ठीक है, तो शिवाजी का जो शासन था, ये कह सकते हैं कि जब आप पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में आप लोग मुगल साम्राज्य, तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि जो शिवाजी का शासन था उसमें अष्टप्रधान काम करते थे। कौन काम करते थे? अष्टप्रधान काम करते थे। ठीक, अष्टप्रधान काम करते थे। इनका शासन मुख्य रूप से दो भागों में बटा था। एक केंद्रीय शासन था, एक केंद्रीय शासन था, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था प्रांतीय शासन। कौन सा शासन था? प्रांतीय शासन था। ठीक है, प्रांतीय शासन था। केंद्रीय शासन में क्या था कि केंद्रीय शासन में मुख्य रूप से जो काम करते थे वो अष्टप्रधान होते थे, और साथ में कौन होते थे? जो राजा होते थे वो शासन करते थे। ठीक है, और इसके बाद जो शिवाजी का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा विशाल जो साम्राज्य था, जिसको कोई एक नहीं संभाल सकते थे, तो इसको संभालने के लिए प्रांतों को 4 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में बांटा गया था? 4 भाग में बांटा गया था। 4 भाग में ये प्रांत हुआ करते थे, जिसमें सीधे शिवाजी का तो नियंत्रण नहीं था। वहां पे नियंत्रित करने के लिए वो एक एक सूबेदार नियुक्त करते थे। क्या करते थे? सूबेदारों की नियुक्ति करते थे। सूबेदारों की नियुक्ति करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि शिवाजी का जो प्रशासन है वो 2 भागों में बंटता था। पहला केंद्रीय शासन होता था। केंद्रीय शासन में कौन कौन होते थे? राजा होते थे, और राजा के साथ साथ जो अष्टप्रधान थे वो काम किया करते थे। फिर प्रांत को फिर पूरे राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जो 4 प्रांतों में बटा था, और हर प्रांत में सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, आप अष्टप्रधान याद रखेंगे। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके दरबार में अष्टप्रधान की नियुक्ति होती थी? तो आप लोग याद रखेंगे शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधानों की क्या होती थी? नियुक्ति होती थी। इसके बाद भी बहुत सारे तरीके थे शासन करने के लिए। देखिए, सूबेदारों की नियुक्ति हो गई। इसके बाद स्थानीय शासन बनाया जाता था। स्थानीय शासन होता था। तो स्थानीय शासन में क्या होता था? स्थानीय शासन में परगना होते थे। ठीक है, परगना होते थे। परगना में क्या होता था? फिर ग्राम होता था। परगना को किस में बांटा गया था? ग्रामों में विभक्त किया गया था। और इसके बाद सैन्य प्रशासन भी हुआ करता था। सैनिकों के माध्यम से भी प्रशासन की देखरेख की जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा जो 10 क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे ये 34 क्वेश्चन खत्म हो गया, 6 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरी के बचे हुए हैं, और देखेंगे जो अति लघु उत्तरी के क्वेश्चन बचे होंगे वो भी हम सब इकट्ठा क्वेश्चन एक अपने हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा पार्ट 4 रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट 4 में हम लोग पूरा क्वेश्चन 2016 का कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी को वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वो हमको कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपने गलतियों को सुधार करके इससे बेहतर आपको दे सके। ठीक है, और हमारे जो ऐप है प्लीज आप इसको डाउनलोड करिए, आप इसको शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए ताकि वो इसका फायदा ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।